दोस्तों नमस्कार। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की एक जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उस पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास पर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में देखेंगे कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा को क्या नाम दिया, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो अंत तक आप देखेंगे तो बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस पर चर्चा होगी। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है यह अधूरा इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अधूरा क्यों माना जाता है उस पर भी इस वीडियो में चर्चा होगी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है उससे कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में ली, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक एक बिंदु जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है या डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ कौन है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ ना कह के इसको आप इतिहास ग्रंथ कहें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। इसका प्रकाशन जो है 1938 ईस्वी में होता है। अच्छा, याद करने की अगर बात है तो लोग भूल जाते हैं भाई हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसका है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है। ये दुनिया भर के जो इतिहास ग्रंथ हैं विविध इतिहासकारों के द्वारा, आप साहित्यकारों के द्वारा कह सकते हैं, विद्वानों के द्वारा आप कह सकते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा ग्रंथ किसका है। तो एक साधारण सी बात है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि यदि आप उटपटांग कहानियाँ बनाते हैं, उटपटांग कल्पनाएं करते हैं, तो इस माध्यम से आप ज़्यादा समय तक किसी चीज़ को याद कर सकते हैं। तो इसको आप अगर याद करना चाहें तो एक जैसे आलोचनात्मक शब्द, कोई एक शब्द पकड़ लीजिए, कनेक्ट कर दीजिए उसको रामकुमार वर्मा से। तो रामकुमार से राम कुमार ले लीजिए। राम कुमार कौन थे? राम के कुमार लव और कुश। याद करने का बस एक तरीका बता रहा हूँ। लव और कुश ये राम के कुमार थे। आलोचनात्मक शब्द यहाँ से ले लीजिए। अब आलोचना शब्द ले लीजिए यहाँ से। आलोचना को राम कुमार से जोड़ दीजिए, यानी लव और कुश से जोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब ये कि अब एक कहानी बना दीजिए कि राम के कुमार यानी लव कुश। आप जानते हैं कि लव कुश का जन्म जो है वन में हुआ था और सीता का परित्याग की जो घटना है रामायण में आप जानते ही हैं। तो एक कहानी बना दीजिए कि राम के कुमार जो हैं यानी लव और कुश जो हैं, ये जब थोड़ा बड़े होते हैं, सयाने होते हैं, तो ये अयोध्या आते हैं और जो भी इनके साथ, इनकी माँ के साथ हुआ उसकी आलोचना करते हैं। यानी अयोध्या के लोग या भगवान राम से ही संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी कृत्य जहाँ से भी भाई कष्ट उनको हुआ उसकी आलोचना ये करते हैं। तो आलोचना शब्द से जोड़ दीजिए राम कुमार को यानी लव और कुश को। तो परीक्षा में आता है तो इस तरह से आप याद कर ले जाएंगे। याद करने का देखिए ये इस तरह के जो तरीके होते हैं ना, कहानियाँ बना के और कुछ इस तरह से कहानी कोई है प्रसिद्ध तो उससे कनेक्ट करके याद करने का प्रयास करते हैं, तो ये चीज़ें जल्दी नहीं भूलती। अब जैसे यही है राम कुमार, तो राम के कुमार को आलोचना से जोड़ दिए, तो कौन आलोचना करता है? राम के कुमार यानी लव और कुश आलोचना करते हैं किसकी? अयोध्या वासियों की। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। प्रकाशन वर्ष मैंने बताया 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। प्रथम भाग ही इसका प्रकाशित हो पाया 1938 में, और यह अधूरा ग्रंथ है।
अधूरा ग्रंथ मतलब ये कि जब प्रथम भाग ही प्रकाशित हो सका, क्योंकि रामकुमार वर्मा जी का निधन हो जाता है, ये ग्रंथ पूरा नहीं हो पाता है, तो इसलिए अधूरा ग्रंथ है। परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में कौन सा इतिहास ग्रंथ अधूरा ग्रंथ है, इसका पहला भाग ही कौन से इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग ही प्रकाशित हो सका, दूसरा भाग नहीं प्रकाशित हो सका। तो ये 1938 में इनका जो रामकुमार वर्मा जी का इतिहास ग्रंथ है, ये अधूरा ग्रंथ है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। यह एक अधूरा ग्रंथ है क्योंकि इसमें भक्तिकाल तक का ही विवेचन है। अधूरा ग्रंथ, अब चूंकि बाद में चीज़ें छूट गई ना, भक्तिकाल तक ही का ही विवेचन है, यानी भक्तिकाल के बाद का विवेचन कर पाने में ये असमर्थ हो गए, चूंकि इनका निधन हो जाता है, ये ग्रंथ पूर्ण नहीं हो पाता है। इसका प्रथम खंड 1938 ईस्वी में प्रकाशित होता है, इसीलिए इसको अधूरा ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि पूरी तरह से भक्तिकाल तक ही बात पूरी कर पाते हैं, उसके बाद लिखने में असमर्थ मतलब निधन हो जाता है इनका, वर्मा जी का, तो असमर्थ क्या, जब निधन हो जाता है तो फिर कैसे कोई लिख सकता है। रामकुमार वर्मा जी का ये जो इतिहास ग्रंथ है, ये 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का इतिहास इसमें वर्णित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है, ये 7 प्रकरणों में विभक्त है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है, ये कितने प्रकरणों में विभक्त है। तो 7 प्रकरणों में विभक्त है। अब देखिए, ये यहाँ भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ याद करने का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा से संबंधित जो भी बातें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसमें 7 कई बार आया है। अब कहाँ कहाँ आया है 7, अब पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। और सावर्ण जो है, ये बार बार आता है। रामकुमार वर्मा से जुड़े जो भी प्रश्न हैं, उसमें सावर्ण बार बार आता है और 7 बार बार आता है। अब कहाँ कहाँ आता है, अब पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। अब यही देख लीजिए, ये सा और 7 यहीं आ गया। रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ कितने प्रकरणों में है? 7 प्रकरणों का मतलब भाग, कितने पार्ट में है? तो 7 भागों में है। अब देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाने वाले स्वयंभू, जो कि 7वीं शताब्दी के थे, को हिंदी का प्रथम कवि माना। मैंने पहले बताया ना कि रामकुमार वर्मा से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसमें 7 याद रखिए और सावर्ण याद रखिए। ठीक, अब सावर्ण का मतलब आप स्वयंभू, रामकुमार वर्मा स्वयंभू याद करने का एक तरीका, यहाँ सा आ गया। स्वयंभू कब के हैं? 7वीं शताब्दी के हैं। ठीक, तो यहाँ से भी आप इसको उठा सकते हैं। सा और 7 बार बार आता है, फिर और भी आएगा 7 और सा, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए, इन्होंने अपभ्रंश साहित्य को भी हिंदी साहित्य में समेट लिया और 750 विक्रम संवत में हिंदी साहित्य का आरंभ माना। अब यहाँ भी देख लीजिए 750, ठीक, यहाँ भी 700 आ गया, 7 आ गया। 750 विक्रम संवत से ये हिंदी साहित्य का शुभारंभ मानते हैं। अपभ्रंश साहित्य को भी ये हिंदी साहित्य में समेट लेते हैं। अब देखिए, 750 विक्रम संवत से मानने का मतलब ये है कि अपभ्रंश साहित्य को भी, अब वैसे तो मोटे तौर पर 1000 ईस्वी के आसपास से हिंदी साहित्य का उदय माना जाता है, लेकिन ये 750 विक्रम संवत मानते हैं, तो यहाँ भी 7 शब्द आ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल के लिए संधियों चारण काल नाम दिया। अब यहाँ भी देखिए सा आ गया, संधियों चारण काल नाम। अब ग्रियर्सन से संबंधित जो वीडियो बना है उसमें चारण काल, अब ये देखिए मिलते जुलते प्रश्न हैं। चारण काल, आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया और संधियों चारण काल नाम किसने दिया? तो ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया था, ग्रियर्सन ने। अब उस वीडियो को आप ना देखे हो तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। संधियों चारण काल नाम रामकुमार वर्मा जी के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ भी देखिए सा वर्ण आ गया। शुरू में मैंने बताया आपको, सा और 7 याद रखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। संधियों चारण काल नाम रामकुमार वर्मा ने दिया।
महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि इन्होंने संधि एवं चारण काल के बाद के काल विभाजन एवं नामकरण को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास से लिया है। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि संधि एवं चारण काल ये वीरगाथा काल या आदिकाल, वीरगाथा काल जो कि रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया और आदिकाल नाम से वो कालखंड प्रसिद्ध हुआ, द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया जो नाम है। तो संधि एवं चारण काल आदिकाल को इन्होंने कहा और संधि और चारण काल के बाद के काल विभाजन एवं नामकरण को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ले लिया है। यानी जो भी नामकरण आचार्य शुक्ल का है, जैसे भक्ति काल, रीति काल और इधर आधुनिक काल, ये सारे नाम और समय भी पूरा वही ले लिया है ना। आगे आप पूरा कालखंड देखेंगे तो पूरी तरह से, यानी आपको संधि एवं चारण काल का समय याद रखना है। बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो नामकरण और काल विभाजन है संधि एवं चारण काल के अलावा, वो सब उठा के इसमें रख देंगे तो रामकुमार वर्मा जी का काल विभाजन और नामकरण आप याद कर लेंगे। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ शुरू में ही मैंने आपको बताया कि ये रामकुमार वर्मा जी ने संत काव्यधारा व सूफी काव्यधारा नाम इन्हीं के द्वारा दिया गया है। संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। शुरू में ही मैंने आपको बताया ना कि सात और स, रामकुमार वर्मा जी के विषय में सात याद रखिए और स याद रखिए। बहुत सारे प्रश्न सात और स के दायरे में आ जाएंगे। यहाँ भी देखिए, स से ही, स वर्ण से ही शुरू होता है ये संत काव्य और सूफी काव्य। ठीक, तो यहाँ भी ये चीज़ लागू होती है। रामकुमार वर्मा जी ने भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्यधारा और प्रेमाश्रयी काव्यधारा को सूफी काव्यधारा नाम दिया। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। पूछा जा सकता है कि रामकुमार वर्मा जी ने ज्ञानाश्रयी शाखा को क्या नाम दिया, तो संत काव्यधारा नाम दिया। आप जानते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? कबीर थे। संत काव्यधारा भी उसको कहते हैं। तो संत काव्यधारा नाम रामकुमार वर्मा जी के द्वारा ही दिया गया और इधर सूफी काव्यधारा नाम इन्हीं के द्वारा दिया गया। तो स और सूफी याद रखेंगे तो यहाँ भी प्रश्न आपका कंठस्थ हो जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि ज्ञानाश्रयी व प्रेमाश्रयी शाखा जो कहा जाता है इस काव्यधारा को, ये नाम आचार्य शुक्ल के द्वारा दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ज्ञानाश्रयी काव्य शाखा और प्रेमाश्रयी काव्य शाखा नाम जो है ये आचार्य शुक्ल का दिया हुआ है और संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा नाम जो है ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा दिया गया है। अब लास्ट में मित्रों देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का जो विभाजन और काल विभाजन और नामकरण है। तो सबसे पहले संधि काल देखते हैं। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि इन्होंने आदिकाल को संधि काल नाम दिया और संधि एवं चारण काल नाम दिया। तो अलग अलग इसकी समय सीमा ये रखते हैं, संधि काल की और चारण काल की। ये भी आपको बताया गया कि संधि एवं चारण काल शुरुआत इसकी कब से मानते हैं? 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत जो है ये संधि काल है और 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत जो है ये चारण काल है। तो अपभ्रंश काल जो है, अपभ्रंश का जो साहित्य है उसको इन्होंने हिंदी साहित्य में समेटने का प्रयास किया, इसीलिए 750 विक्रम संवत से ये मानते हैं हिंदी साहित्य का उदय। अब विक्रम संवत और ईस्वी सन में बताना ही नहीं है, आप जानते ही होंगे। 57 साल का अंतर होता है, यानी जो संवत है विक्रम संवत उसमें 57 वर्ष आप घटा देंगे तो ईस्वी सन आ जाएगा। तो 750 में 57 घटाएंगे तो समझ लीजिए 50 साल इधर घट गया, 700 हुआ तो 695 ईस्वी है ना। तो 695 ईस्वी, 695 ईस्वी से ही ये हिंदी साहित्य का उदय मानते हैं। तो वो कालखंड तो एक ढंग से आप जानते ही हैं अपभ्रंश काल का है। तो अपभ्रंश साहित्य को भी हिंदी में समेटने का इन्होंने
प्रयास किया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर प्रश्न बनता है। तो आप अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास का जो विभाजन और नामकरण है वो यदि आपको याद है, तैयार है, तो इनका आसानी से तैयार हो जाएगा। क्योंकि संधि एवं चारण काल बस यही 750 विक्रम से 1375 याद कर लीजिए। 750 से 1000, 1000 से 1375 ये संधि काल और चारण काल का समय सीमा है। उसके बाद भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सब ज्यों का त्यों इन्होंने उठा लिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के माफ़ कीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन से ज्यों का त्यों उन्होंने उठा लिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल की जो समय सीमा है वो 1375 से 1700 विक्रम संवत है और रीतकाल की समय सीमा 1700 से 1900। फिर आधुनिक काल, तो ये पूरी तरह से रामचंद्र शुक्ल जी से प्रभावित थे। संधि एवं चारण काल नाम में सिर्फ मौलिकता दिखती है, बाकी पूरी तरह से ये रामचंद्र शुक्ल जी के नामकरण से और काल विभाजन से सहमत हैं, इसलिए उसको उठा के अपनी कृति में सीधा स्थान दे देते हैं, समाविष्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था डॉक्टर रामकुमार वर्मा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और ये श्रृंखला दोस्तों ऐसे चलती रहेगी। यदि आपका प्रेम मिलता रहा तो निसंदेह जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, एक क्रमवार मैंने आपसे वादा किया है कि एक क्रमवार वीडियो में, क्रमवार श्रृंखला के तौर पर मैं ये सारी चीज़ें आपके बीच लेके आऊँगा और निःशुल्क रूप में। और मुझे पूरी तरह से समझ लीजिए कि ये मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं से कुछ भी महत्वपूर्ण चीज़ छूटने ना पाए। महंगी महंगी कोचिंग संस्थानों में जाने का कोई मतलब नहीं है, और यदि इन्हें ही ठीक ढंग से नोट्स के माध्यम से इनको तैयार किया जाए, बनाया जाए, तो ये सारी चीज़ें आप आत्मसात कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं। मेरा तो मंत्र है यही कि 4 किताबें पढ़ने की अपेक्षा सिर्फ एक किताब 4 बार पढ़िए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।